आप शादीशुदा हैं, तो मैडम कभी जादूगरी आपको दिखाती है घर में? जेब से पैसे कैसे गायब होते हैं? अच्छा, मैडम को हम लोगों ने इसीलिए कभी कुछ सिखाया नहीं कि ये नौबत ही नहीं जी, है। ये नौबत ही नहीं आती थी। वहाँ लोग बदमाशी बनते हैं और आप बन गए जादूगर। नहीं, ऐसा नहीं कि बदमाशी। ऐसा क्या बलिया की मतलब रहा मट्टी कि में आप जादूगर बन गए? बलिया की मट्टी में बहुत अलग तरीके की एनर्जी है। खून की एक बूंद भी अगर निकालोगे तो उसमें 80% आपको मैजिक निकलेगा। कि ये जादू हो कैसे रहा है, बहुत अचंभित हो जाते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्ट जी। है ये, और मैं शुरू से ही इल्यूजन शो में इन्वॉल्व रहा। मेरा इंटरेस्ट भी इल्यूजन शो में रहा। ये कला पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। मेंटलिज्म, उसके सामने जो भी पर्सन है उसके मन में क्या चल रहा है उसको बताते हैं। जादू में प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना उसका सीक्रेट इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। बाहर के बहुत सारे मैजिशियंस हैं जो इंडिया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो आज भी इंडियन मैजिशियन का नंबर 1 पे है। जो सरकार काम करती है, देखने में तो लगता है कि ये आम आदमी के लिए काम करती है। गवर्नमेंट का थ्रस्ट 2 चीज़ों पे होता है, नोट और वोट। अशोक गहलोत जी आए थे पूरे परिवार के साथ शो देखने के लिए, कहा भी इस बात को कि इस सरकार को आगे आना चाहिए, जादू के लिए काम करना चाहिए। लेकिन गहलोत साहब खुद सरकार उन्होंने इतने दिन चलाई है, क्योंकि उनके फादर भी मैजिशियन रहे और खुद भी उनका मैजिक में इंटरेस्ट रहा। फादर के साथ हमारे स्टेज से भी उन्होंने परसों कहा कि हम कई कंट्रीज़ में फादर के साथ शो करने गए। इतना बुरा अंधविश्वास है लोगों के अंदर, और उसी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबा लोग हैं, बाबा लोग से जुड़ी सरकारें हैं, सहयोग नहीं किया जा रहा, तभी वो जगह पे नहीं जा रही। अगर आज उस जगह पे पहुंच जाए तो फिर ये इन लोग की सबकी दुकानें बंद हो जाए। हम ओपी शर्मा जी को जानते हैं, हाँ। मुन्ना बाबू को हम नहीं जानते। मेरा एक्चुअल नाम है सत्य प्रकाश शर्मा, मेरा नाम है, और इस नाम से कोई नहीं जानता मेरे को। या तो ओपी शर्मा जूनियर या मुन्ना भैया। उनको शायद पॉलिटिकल एक बार इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिला था। जी, उसने पर्सनली बुला के टिकट दिया था। हम लोग का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लाइव हाथी हर शो में गायब था, क्योंकि मायावती जी उस समय जीती थी, उनका चुनाव चिन्ह ही हाथी था। तो वो हम लोग चुनाव प्रचार में सबसे पहले यही कहते थे, हाथी तो हम बस ऐसे खड़े खड़े गायब कर देते। जादूगर की टोपी उसका सबसे बड़ा हथियार है। एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। तो जादूगर साहब आ गए, मतलब दिमाग में पहला दरवाज़ा खुल गया हमारा, घुसने का पहला दरवाज़ा खुल गया कि उसने ये मान लिया कि हम जादूगर हैं, तो हमारा काम आसान हो गया। उसमें हमने एसएसपी को हथकड़ी लगा दी थी। तो वो मतलब वो एसएसपी इतना शॉक्ड था। मोती महल में शो किया था, वसुंधरा जी चीफ गेस्ट थी, उसमें वसुंधरा जी को गायब किया था हमने। वसुंधरा जी को गायब कर दिया आप। हम लोग एक आइटम दिखाते थे जिसमें ऑडियंस में से किसी को बुलाते थे, उसका सेक्स चेंज करते थे, और उसमें हम लोग क्या है कि जिसको बुलाते थे उसको फिर उसका दूध निकाल के दिखाते थे। आपने प्रेमानंद जी के सामने अपना जादूगर की जो कला थी वो दिखाई थी, उनसे मुलाकात की थी। वहाँ क्या होता है, उनका ही कैमरा सेटअप होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आई भी नहीं। जादू एक ये मनोरंजन की कला है, क्योंकि जब भी आप इसको अगर चमत्कार मानेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको ठगा जरूर जाएगा। आप सोचिए कि अगर हम हर शो में एक हाथी गायब करेंगे तो हमारा तो कंडीला बंद हो जाएगा। अरे हमारा राशन पानी बंद हो जाएगा। कोई मैजिक ट्रिक होता है जिससे एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाते हैं? आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, यही मैजिक है। मैजिशियन बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको मैजिशियन बनना है। बाद में इरिटेट होकर कहता है कि अभी पुलिस बुलाओगे, तुम लोग जा रहे हो, मतलब स्पेशली उसने मतलब एक तरीके से धक्का दे के गेट से बाहर निकाला हम लोगों को। इस जमाने के अंदर क्या मैजिक शो फीके पड़ गए? नीला ऑडिटोरियम देखिए कहाँ फीके, लाइव ही देखना है, स्क्रीन पे उसका कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। सत्साई बाबा हुआ करते थे जी, उनसे मतलब इंडिया टीवी के माध्यम से हम लोगों ने चैलेंज किया था, चाहे सत्साई बाबा खुद आ जाए, चाहे कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, और वो नहीं है। कैसे आएंगे वो सर बबूत निकाल कर देते थे वो शायद, हाँ है ना? बहुत तो हम लोग ऐसे हाँ, वो उसमें कुछ पंजीरी की तरह बांट देते हैं कि ये जो बाबा जी के चक्कर में आप घूम रही हैं, ये जो कर रहे हैं, ये तो देखिए हमने ये कर दिया, और हम कह रहे हैं कि ये साइंस है, आर्ट है।
नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं न्यूज़ रूम चौपाल, हमारा जो प्रोग्राम है। हम हमारे एक मेहमान से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा नाम होता है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हैं जूनियर ओपी शर्मा जी। ओपी जी बहुत बहुत स्वागत है। ओपी शर्मा जी जादूगर हैं, आप सभी भली भांति वाकिफ़ हैं इनसे। अलग अलग जगह इनके शोज़ होते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, बाहर भी आपने शोज़ करे हैं, तो अपने आप में जादूगरी की दुनिया में एक बड़ा नाम। तो आज ओपी जी हमारे साथ हैं, जूनियर ओपी जी, और इनसे चर्चा करेंगे तमाम बातों को लेकर, जादूगरी की इस दुनिया को लेकर हम बातचीत करेंगे। इनके जीवन से जुड़े उन अनछुए पहलुओं को भी छुएंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा का आगाज़ करते हैं। ओपी जी, सबसे पहले सर, आपकी जो शुरुआत है इस जादूगरी की दुनिया में वो कैसे हुई, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे लिए ऐसा लोग कहते हैं कि जी। अभिमन्यु की तरीके से गर्भ से ही जादू सीखना चालू कर दिया, वो स्थिति रही। क्योंकि मेरा जन्म पूरा जादुई परिवेश में हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे फादर जो ओपी शर्मा सीनियर हैं जी। वो मैजिक शोज़ रेगुलर करते थे, और शुरू से ही उन्होंने मतलब जो हमारे परिवार के जितने सदस्य, खासतौर से हम लोग 3 भाई और 1 बहन हैं, जी। चारों लोग शुरू से ही इन्वॉल्व रहे मैजिक के अंदर। तो बहुत छोटी उम्र से ही जादू से जुड़े रहे, और 3 साल की उम्र में आप समझिए कि जो मेरा पहला जी। जो स्टेप होता है स्कूल के अंदर, मैंने अपने पहले ही अपीयरेंस में अपने स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें अपना मैजिक शो किया। तो वहीं से ही जादू की शुरुआत हो गई। 3 साल की उम्र में? जी। उस वक्त बच्चों को पता नहीं होता सर जादू होता क्या चीज़ है, जी। और आपने करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ आपने सीखी अपने पिताजी से, उन्होंने आपको सिखाया, या उनको देख देख के ही आपने सीखी ये चीज़ें? उन्होंने सिखाया जी। और जब इस लायक हुए कि कुछ अपनी भी समझ डेवलप हो गई तो अपने से भी बहुत सारी चीज़ें बनानी चालू की। जी। लेकिन रहा पूरा पिताजी के ही दिशा निर्देश में, पूरा उनके सानिध्य में रहा। जी। तो सीनियर ओपी शर्मा अपने आप में एक शुरुआती दुनिया में, सर जब हम छोटे हुआ करते थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, तो आप उस वक्त उनके साथ शोज़ करा करते थे। तो हमें वो दिन याद है, तो कई बार देखने जाते थे, आपके शोज़ भी देखे हैं काफ़ी बार हमने। तो आपके पिताजी से काफ़ी इंस्पायर भी है देख के। जब हम बच्चे होते थे ना, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि ये जादू हो कैसे रहा है, बहुत अचंभित हो जाते थे। तो क्या कभी आपके पिताजी का कोई ऐसा जादू जिसे देखकर आप अचंभित रह गए हो? देखिए, चूँकि बहुत ग्रेजुअली इस कला से जुड़े, मतलब अचानक तो आए नहीं कि मतलब आए और किसी दिन किसी शहर में किसी शो का, जादूगर का शो चल रहा है और देखा, तो ऐसा तो हुआ नहीं हमारे साथ। बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे जादू से जुड़े, तो सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे इतनी इन्वॉल्व हुई, और तो मतलब सडन कोई चीज़ मैजिक के लिए हमारे साथ नहीं हुआ पूरी लाइफ के अंदर। जी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती रही। जी सर, अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं, हमारे भारत देश की बात करूं, तो यहाँ पर जादूगरी जो है हाथ की सफाई कही जाती है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतना नाम कमाया है जादूगरी की इस दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर। आप उनमें से एक हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि इस फील्ड में पता नहीं आगे जाके भविष्य कैसा रहेगा, इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप इंजीनियर भी हैं कि उधर निकल जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जहाँ तक 2-3 बातें आपने कही, एक तो कि इंजीनियरिंग मैंने अपनी पढ़ाई के हिसाब से इंजीनियरिंग नहीं की मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की कि मैजिक में उसकी ज़रूरत थी। क्योंकि जो जादू है ये कला पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्ट है ये। और शुरुआत में आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, हाथ की सफाई। जी। एक्चुअली हाथ की सफाई ये बहुत आम बोलचाल की भाषा का वर्ड है। बिल्कुल। और मतलब हम लोग मैजिक फील्ड में इसको इस सेगमेंट को हम लोग स्किल ऑफ हैंड्स के नाम से जानते हैं। जो प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारे रेगुलर प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ें, जैसे नज़दीक तौर पे आपसे पेन लिया, पेन गायब कर दिया, कोई कार्ड
आपको निकाल के दिखा दिया, इस तरह के सिक्का निकाला दिखा दिया, ये सब जो सेगमेंट है ये स्किल ऑफ हैंड्स में आता है। और मैजिक में और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। हम लोग जो करते हैं, जी फादर हमारे जो थे उनको लगभग हर तरह के जादू के क्षेत्र में महारत थी, लेकिन मेरा शुरू से ही इल्यूजन शो जो होता है, जो बड़े शो जो हम लोग कर रहे हैं इस जी। समय, इसको इल्यूजन शोज की कैटेगरी में रखते हैं। ओके। और मैं शुरू से ही इल्यूजन शो में इन्वॉल्व रहा, मेरा इंटरेस्ट भी इल्यूजन शो में रहा, और मेरे को दूसरा कोई भी टाइप ऑफ मैजिक नहीं आता। सर आपने बताया आपके परिवार में आप 3 भाई हैं, जी। एक आपकी सिस्टर हैं, तो पिताजी ने सिर्फ आपको ही जादूगरी के ये पार्ट सिखाए या बाकी बच्चों को भी ये सिखाया नहीं, था? ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने केवल हमको सिखाया, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, ओके। तो इसलिए परफॉर्मेंस में उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। परफॉर्मेंस में आपको आगे जी, बढ़ाया जी, जी। और बाकियों बाकी को? लोगों का सबका अपना अपना इन्वॉल्वेशन, Contribution है। कंट्रीब्यूशन आज भी है। ओके। हाँ। जैसे हम लोग आप- जी हम लोग 3 भाई हैं और एक बहन। जी जो मैं सेकंड सन हूँ। फर्स्ट हमसे जो बड़े हैं जी वो, अच्छा हम लोग चारों इंजीनियर हैं, मतलब घर में सारे इंजीनियर हैं। सब इंजीनियर है घर फादर में। भी इंजीनियर थे, मेरा बेटा भी इंजीनियर जी। है। तो जो बड़े वाले भाई साहब हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और अभी डीडी न्यूज़ दिल्ली में हैं। अरे तो वो जो मतलब लाइट, साउंड, म्यूज़िक, जी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो आज भी उनके दिशा निर्देश में, उनके गाइडलाइन में हमारे यहाँ चलता है। आज भी चल रही है वो आज भी चीज़? उनका वो टाइम टू टाइम अपने टाइम के हिसाब से आते हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उससे संबंधित उनको अपना जो नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं या और जी। क्या सब चीज़ें उसका वो ट्रेनिंग देते हैं या गाइडलाइन देते हैं। तो उनका इस तरह से इन्वॉल्वेशन, मैं तो पूरा ही इसमें 100% इन्वॉल्व हूँ। जो हमारा छोटा भाई है जी। वो टेक्सटाइल केमिस्ट्री से इंजीनियर है। हमारा एक प्रिंटिंग का सेटअप है कानपुर में, बहुत सारी ऑफसेट मशीनें, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीनें, और वहाँ भी करीब 25-30 लोग काम करते हैं। वो सेटअप वो देखते हैं और पूरा हेड ऑफिस हमारा देखते हैं। ओके। सिस्टर हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और शादी से पहले तक वो मैजिक में पूरा इन्वॉल्व, शो में भी पार्टिसिपेट करती थी। ओके। शादी के बाद फिर यूएस चली गई वो, तो वहाँ से जो उसको संभव हो सकता है, जो हम लोग कोई नई चीज़ों में डिस्कस करते हैं तो अपन वीडियो कॉलिंग पे या जो मीटिंग वगैरह में उसको। चलिए तो सर सीनियर ओपी शर्मा से जूनियर ओपी शर्मा, अब आपने कहा आपके बेटे भी इंजीनियर हैं, तो आगे वो आपकी हायरार्की को आगे लेके जाएंगे या क्या लगता है आपको? उनका इंटरेस्ट किधर है? नहीं, अभी रिसेंटली इसी साल उन्होंने कंप्लीट किया आईआईटी गुवाहाटी से जी डिज़ाइन से, और अभी वो हमारे साथ है और मैजिक में इंटरेस्ट है उनको। लेकिन अभी शुरुआती दौर में तो उनका रुझान मैनेजमेंट को ही देखना है जी। परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट कम है। आगे देखते हैं भविष्य में क्या है। तो भविष्य क्या देखते हैं आप? नहीं, भविष्य तो मतलब अगर हमारे भविष्य की बात करें तो बच्चों का इंटरेस्ट है, ठीक है। और मैजिक की भविष्य की अगर बात करते हैं तो मैजिक का भविष्य बहुत मजबूत है, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि ये कला पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, और विज्ञान और तकनीकी दिन पर दिन ग्रो कर रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो वो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती हैं उसमें से जो अपने मतलब की होती है, अपनी ज़रूरत की चीज़ होती है, हम लोग उसको जोड़ते जाते हैं। तो इसमें भी नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं है सर, मतलब बहुत नहीं, कम नाम है आज नहीं, अगर ऐसा हम बात करें वो तो इंडिया बात के अंदर। अलग है, क्योंकि ये एक जादू की कला बहुत ही महंगी कला है। अच्छा। मतलब ये इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, और ख़ास तौर से जिस तरह से हम लोग सोच करते हैं, बड़े सोच होते हैं, इसमें एक बड़े टीम वर्क की ज़रूरत होती है, बहुत स्किल्ड टीम की ज़रूरत होती है। और वो मतलब आज के समय में जिस तरह के चैलेंजेस हैं, मतलब आसान नहीं है। तो बड़े लेवल पे बहुत कम लोग हैं काम करने वाले। वैसे मैजिशियंस बहुत हैं जो प्रयास करते हैं, और कुछ लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, और इसका पूरा अच्छा भविष्य है। जो लोग इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
बल्कि अभी कोरोना के बाद से जो मैजिक का एक सेगमेंट मेंटलिज्म, जी, जो पहले काफ़ी मतलब मेंटलिज्म, मेंटलिज्म मैजिक का एक इसका मतलब? मेंटलिज्म में वो होता है कि जो मैजिशियन होता है जिसको मतलब वो उसके सामने जो भी पर्सन है उसकी माइंड उससे कुछ बातचीत करके वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है उसको बताते हैं, अच्छा, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है आप मुझे बता देंगे। बता देंगे। ग्रेट। तो ये कोरोना के बाद से एक्चुअली उस समय क्या हुआ कि गैदरिंग्स अलाउड नहीं थी, बिल्कुल। तो बहुत सारे मैजिशियंस जो मेंटलिज्म की तरफ जिनका रुझान नहीं था उनके पास वो मौका मिला उस क्षेत्र में काम करने का। तो उसमें कुछ अच्छे लोगों ने बड़ा अच्छा नाम किया, सुहानी शाह जी, हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेंटलिज्म कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे कर अच्छे रहे हैं, लेवल बढ़िया पे कर रहे हैं। हैं। चलिए सर, ये तो काफ़ी सवाल हो गए, और भी लोगों के सवाल हैं तो मैं ज़्यादा समझ लूँगा। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आप तो जादूगरी दिखाते हैं स्टेज पे, बहुत बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आपकी जादूगरी देखते हैं। घर में आप शादीशुदा हैं तो मैडम कभी जादूगरी आपको दिखाती है घर में? जेब से पैसे कैसे गायब होते हैं? अच्छा, मैडम को हम लोगों ने इसीलिए कभी कुछ सिखाया नहीं क्या कि ये नौबत ही नहीं जी, है। ये नौबत ही नहीं आने दी। तो जब मैम आपके साथ जादूगरी की स्टेज पे वो नहीं है? हम लोग के साथ बहुत कम रहती हैं जी, और पहले तो टोटली इसको हाउसवाइफ बोलते हैं वो थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमने एक फार्म हाउस डेवलप किया है। कोरोना जी। में चूँकि हम लोग खाली थे तो हमारे पास भी कोई काम नहीं था, तो उस समय हमने एक फार्म हाउस डेवलप किया था, तो वो देखती। तो अभी उसको संभाल रही है मैम। जी जी। चलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुहानी है और जैसे कि अभी आपने कहा कि साइंस और लॉजिक एक जादूगर के लिए समझना ज़रूरी है, एक मजिशियन जो दिखा रहा है मैजिक। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग एआई से, गूगल से हर चीज़ के पीछे की जानकारी निकाल लेते हैं, है ना? वो चाहते हैं कि हमें पता चले कि इसके पीछे क्या है। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये जादू देखने वाली ऑडियंस के लिए मज़ा कम कर देता है उस जादू का? और ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये हमारी फील्ड में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग के साथ भी होता है कि हमने जैसे कोई शो पर्टिकुलर आइटम अनाउंस किया, बहुत सारे लोग जब तक वो स्टार्ट होता है उससे पहले ही यूट्यूब से या गूगल से वो सर्च करके कि इसमें क्या चीज़ होगी या कैसे होगी, वो उनके हाथ में मोबाइल में रहता है जी। लेकिन क्या है कि मैंने जादू में प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना उसका सीक्रेट इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताऊं आपको कि बांध के रखता है। मैं बताऊं आपको कि जादू का जन्म अपने ही देश से स्टार्ट हुआ है और यहीं से पूरे विश्व में फैला है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं वो बाहर के बहुत सारे मैजिशियंस हैं जो इंडिया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो आज भी इंडियन मैजिशियन का नंबर 1 पे है। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को मतलब एक एज ए टूल इस पे काम किया। जब से ये इंटरनेट वगैरह, हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह आया है, तब से हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन बेस्ड चीज़ें हैं उस पे काम ज़्यादा करना चालू किया, जिसमें ट्रिक उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका सीक्रेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो उसका प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी और उसका हमको बहुत बेनिफिट मिला कि आपको पता भी है कि उस चीज़ को इसका सीक्रेट क्या है, कैसे दिखाते हैं, उसके बाद भी आप पूरा उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा काम किया हम लोगों ने। ओके, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मेरा नाम लकी है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आजकल की जनरेशन है, अगर उनको मैजिक सीखना है तो आपके क्या सजेशंस होंगे उनके लिए कि क्या आगे बढ़ने के लिए क्या फ्यूचर है और क्या? देखिए, फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। आप किसी भी लेवल पे मैजिक करें, आजकल जो मैंने से बताया ना कि मेंटलिज्म, वो कारपोरेट्स शोज़ में बहुत पॉपुलर है, कारपोरेट्स इवेंट्स में बहुत शोज़ होते हैं। इसके अलावा आप
जो छोटे लेवल पे करते हैं, छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, होटलों में, बर्थडे पार्टी में, उसमें भी बड़ा अच्छा स्कोप है, अच्छे अच्छे लोग अच्छे पैसे देते हैं। लेकिन जो हम लोग करते हैं बड़ा शो, इल्यूजन बेस्ड शो, जो शहरों में जाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, टिकट बेचते हैं, ये थोड़ा सा मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट की चीज़ है, बड़ी टीम वर्क की चीज़ है और बड़ी प्लानिंग की चीज़ है, और ये एकदम से आप इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। हम लोग पूरा जीवन लगा दिए हैं, पिताजी ने पूरा काम इतने दिन इसमें लगे रहे, तब इस लेवल पे काम कर रहे हैं। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे माध्यम से हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो रेगुलर मैजिक सिखाते हैं, ऑनलाइन भी मैजिक सिखाते हैं। केरला के अंदर गोपीनाथ मत्तुकट एक मैजिशियन हैं और उन्होंने भी मैजिक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। उनके यहाँ प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज उनके यहाँ से जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। ये केरला गवर्नमेंट ही ऐसी है जो मैजिक एजुकेशन में मैजिक के लिए काम करती है, जो एजुकेशन में है। और हम लोगों ने जो हम लोग का ये गवर्नमेंट से जो सबसे बड़ी डिमांड यही रही है, मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया लेकिन आज तक 1% भी सफलता नहीं मिली। वजह क्या मानते हैं सर इसकी? वजह देखिए क्या है, बहुत सीधी सी वजह है कि जो सरकार काम करती है देखने में तो लगता है कि ये आम आदमी के लिए काम करती है, वास्तविकता थोड़ी सी अलग है। मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये आम राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि देखिए हम लोग गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का थ्रस्ट दो चीज़ों पे होता है, नोट और वोट। नोट मतलब सरकार की आमदनी किस चीज़ से बेहतर होगी, सरकार के पास फंड्स कहाँ से बेहतर आएंगे ताकि सरकार काम कर सके। दूसरी चीज़ वोट, जिससे उनकी सरकार बनी रहे। मैजिशियन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि उनका वोट फैक्टर कहीं से इफ़ेक्ट करता हो कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि हम खड़े हो गए तो कि मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि हमारे माध्यम से उनके पास गवर्नमेंट में ऐसी कोई बहुत फंडिंग भी नहीं जाती, तो हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, बहुत जगह लोगों को कन्विंस किया। लेकिन आज तक मैं आपको परसों हमारे यहाँ अशोक गहलोत जी आए थे पूरे परिवार के साथ शो देखने के लिए, और उन्होंने कहा भी इस बात को कि इस सरकार को आगे आना चाहिए, जादू के लिए काम करना चाहिए। लेकिन गहलोत साहब खुद सरकार उन्होंने इतने दिन चलाई है, जितने दिन सरकार चलाई हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि यहाँ के बहुत सारे राजस्थान के जादूगर और दूसरे लोग, उनसे बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में एज ए चीफ गेस्ट वो आ चुके हैं। चूँकि उनके फादर भी मैजिशियन रहे और ख़ुद भी उनका मैजिक में इंटरेस्ट रहा। फादर के साथ हमारे स्टेज से भी उन्होंने परसों कहा कि हम कई कंट्रीज़ में फादर के साथ शो करने गए। तो सरकार में इतनी महत्वपूर्ण जगह पे होते हुए और इतनी सोच रखने के बावजूद राजस्थान सरकार के अंदर मैजिक के लिए कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम एकेडमी के लिए जगह देंगे और फ्री ऑफ कास्ट देंगे, इस तरह की बातें कही, लेकिन वास्तविकता में कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उनके पास और दूसरी प्रायोरिटीज़ रही हैं, ये भी वजह है। लेकिन मैजिक को सबसे बड़ी बात कि हमारा कहना है कि इसको एजुकेशन में आप स्टार्टिंग में, छोटा बच्चा होता है उसको एज ए चैप्टर पढ़ाइए कि मैजिक क्या चीज़ होती है। दूसरी, चौथी, पाँचवीं में आए तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ाइए कि भाई जादू क्या है। और आगे जाते हैं तो इसके पूरे कोर्सेज होने चाहिए। जैसे हमने बताया कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ऐसे कोई एकेडमी हो, उसके डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज अलग अलग ब्रांचेज हों और लोग सीख सकें। सबसे बड़ी बात कि जो अवेयरनेस है वो आएगी लोगों के अंदर। जो अंधविश्वास इतना है, मतलब इतना बुरा अंधविश्वास है लोगों के अंदर, और उसी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबा लोग हैं, बाबा लोग से जुड़ी सरकारें हैं और लोग हैं जो उस चीज़ के का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ी रीज़न है कि इस चीज़ को उस लेवल पे जाने नहीं दिया जा रहा है। जाने नहीं दिया जा रहा, मतलब उसको सहयोग नहीं किया जा रहा, तभी वो जगह पे नहीं जा रही।
अगर आज उस जगह पे पहुंच जाए तो फिर ये इन लोगों की सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग सर। सर हम आज से नहीं, आपको बहुत पहले से देख रहे हैं। जब बहुत छोटी थी मैं, 4-5 साल की थी, उस टाइम से आपको देख रही हूँ। हम तो बड़े हो गए, बट ओपी शर्मा जी आज भी वैसे दिखते हैं जैसे 15 साल पहले दिखते थे। तो क्या रीज़न है उसके पीछे का? देखिए, ये तो उम्र तो जैसे बढ़ती है शरीर तो वैसे वैसे चेंज होता है, लेकिन चूंकि हम लोग तो, आप लोग जब देखते हैं तो एक पर्टिकुलर गेटअप में देखते हैं। तो देखिए, कलाकार के लिए क्या है, जब वो स्टेज पे होता है उसको कोई बीमारी नहीं होती। फादर हमारे मतलब व्हील चेयर पे लास्ट में थे, लेकिन अगर स्टेज पर उनको खड़ा कर दिया जाए तो वो आधा घंटा शो दिखा देंगे। हाँ सर, एक सवाल मेरा और था आपसे कि हम ओपी शर्मा जी को जानते हैं, हाँ, मगर मुन्ना बाबू को हम नहीं जानते हैं। तो वो कैसा पर्सनालिटी है, वो कैसा व्यक्तित्व है, उनको जानना चाहेंगे हम। मेरे को जो मेरा एक्चुअल नाम है सत्य प्रकाश शर्मा मेरा नाम है, और इस नाम से कोई नहीं जानता। मतलब जो कॉलेज में साथ पढ़े हैं लड़के, वो लोग ही कभी मिल जाते हैं तो सत्य प्रकाश के नाम से पुकारते हैं, नहीं तो मेरे को या तो ओपी शर्मा जूनियर या मुन्ना भैया। मतलब जो व्यक्तिगत लोग जुड़े हैं वो मुन्ना बाबू, मुन्ना भैया, मुन्ना जी, इसी नाम से लोग पुकारते हैं। जैसे हमारे फादर थे, फादर को कोई ओपी शर्मा मतलब नहीं, उनको पापा जी ही बोलते थे। मतलब दुनिया का कोई म्यूजिशियन, विदेश का भी कोई म्यूजिशियन उनको अगर उनसे बात करेगा तो पापा जी बोल के ही बात करता है। हेलो ओपी जी। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं ये जानना चाहूँगा कि लास्ट आपने जो बताया कि जादूगर से मुलाकात तो आपकी हुई थी 2-3 दिन पहले, अशोक गहलोत जी हैं, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल मेरे आपकी एक फ्रेंड हैं ज्ञान जी, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आपके फादर जो थे उनको शायद पॉलिटिकल एक बार इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिला था। जी जी जी। उस समय क्या किस्सा था वो, उनको कैसे मौका मिला, कैसे क्या रहा? देखिए, वो एक्चुअली क्या है कि हम लोग उस समय यूपी में ज़्यादा सोच कर रहे थे, तो पॉपुलैरिटी तो है ही है कि हम लोग दूसरा क्या है कि जब फादर हमारे स्टार्टिंग में शो करते थे, चूँकि वो गवर्नमेंट जॉब में भी थे, तो इस तरह से कमर्शियल शो नहीं करते थे। वो जैसे बुकिंग शो वगैरह होते थे, जैसे जो आज के समय में जो कॉन्सर्ट होते हैं ना, हाँ, मतलब मैजिक को उस तरीके से ही करते थे कि 20,000 आदमी सामने बैठा हुआ है और शो कर रहे हैं। उनके शो लगभग इसी तरह होते थे कि मतलब आप जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको पब्लिक ऑडियंस मिलेगी देखने को। महीने में 4-5 शो इस तरह के ज़रूर होते थे कि मतलब 25,000-30,000 से ऊपर की ऑडियंस है। तो पॉपुलैरिटी इतनी थी कि, और उसके पीछे क्या था कि मुलायम सिंह जी ने, उन्होंने पर्सनली बुला के टिकट दिया था। हम लोग का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और बल्कि जब उनको टिकट दिया गया तो हम लोग घर में लोग उसके अगेंस्ट भी थे कि हम लोग का अच्छा काम है, अच्छी पॉपुलैरिटी है, हम लोग किसी एक पार्टी का टैग क्यों लगाए कि हाँ भाई इस पार्टी से जुड़े लोग हैं। लेकिन उनका इंटरेस्ट था कि चलो भाई, लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब उनको टिकट मिलता है, यहाँ सरकार मतलब घर बैठे बुला के दिया गया है टिकट, तो हो सकता है किस्मत में कुछ और हो। तो अगर दूसरी चीज़ की अगर मौका मिल जाता है ऐसा, तो हम लोग कलाकारों के लिए कुछ कर सकते हैं अगर सरकार में रहने का मौका मिला तो। इस सोच के को लेके फिर ये हुआ डिसीजन कि नहीं, चुनाव लड़ा जाए। लेकिन चूँकि क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और हम लोग पार्टी से जुड़े नहीं थे, तो बाहर का आदमी पार्टी एकदम से आता है तो बहुत सारे लोग सपोर्ट भी नहीं करते, पार्टी से जुड़े लोग भी सपोर्ट नहीं करते। तो चुनाव बहुत अच्छा लड़ा हम लोगों ने, लेकिन चुनाव जीते नहीं, बहुत क्लोज फाइट थी, लेकिन जीते नहीं चुनाव हम लोग। तो वैसे अंदर से बहुत खुश हुए कि चलो छुट्टी मिली, और आज चुनाव काउंटिंग हुई, अगले दिन से अपना काम चालू हो गया। लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब जो कम से कम 250-300 मैजिशियंस ऑल ओवर इंडिया से अपनी तरफ से कैंपेन में लोग लगे थे, और चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा हम लोगों ने, और बड़ा अच्छा लगता था इस टाइप की गैदरिंग में भी कुछ काम करने में। और लेकिन उसका
नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि हम लोग चुनाव हारे, हम जिस पार्टी से लड़े वो पार्टी चुनाव हारी, तो दूसरी पार्टी जीती। तो आते ही उन्होंने हम लोग एक्चुअली क्या था कि उस समय हमारा मेन आइटम था हाथी गायब करते थे हम लोग। हाथी गायब? हाँ, लाइव हाथी हर शो में गायब करते थे। तो अब चूंकि मायावती जी उस समय जीती थी, उनका चुनाव चिन्ह ही हाथी था, तो वो हम लोग चुनाव प्रचार में सबसे पहले यही कहते थे, हाथी तो हम बस ऐसे खड़े खड़े गायब कर देते। तो वो उनको बड़ा मतलब क्लिक किया था, तो उन्होंने आते ही जो है मैजिक के ऊपर टैक्स लगा दिया। टैक्स एग्जेम्प्टेड था, यूपी के अंदर मैजिक पे टैक्स लगा दिया। आपने गायब भी तो हाथी किया सर। तो उन्होंने कहा जादूगरी गायब। तो हम लोग लगभग 6-7 साल फिर यूपी में हम लोगों ने शोज ही नहीं किया। हमने कहा जब किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, उसके दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ क्लिक कर गई है तो कहीं भी काम करने में दिक्कत आई। तो हम लोगों ने फिर और 5-6 साल और इस स्टेटों में शो किया, फिर टैक्स एग्जम्पशन हुआ, फिर दोबारा फिर शोज किया। जादूगर की टोपी उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब भी हम मैजिक शो देखते हैं तो जादूगर की टोपी में से कुछ ना कुछ निकलता है, तो आपकी टोपी में से कुछ ना कुछ निकलता है। और एक हीरा जो आपकी टोपी पे लगा हुआ है, इसका क्या है, कुछ राज है इसका? ये तो कॉस्ट्यूम है और एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। जो इसके पीछे बेसिक जो लॉजिक है वो एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है कि जो ऑडियंस होती है वो मतलब उसके दिमाग में देखते ही लगता है अरे जादूगर साहब आ गए। तो जादूगर साहब आ गए मतलब दिमाग में पहला दरवाज़ा खुल गया, हमारा घुसने का पहला दरवाज़ा खुल गया कि उसने ये मान लिया कि हम जादूगर हैं, तो हमारा काम आसान हो गया। तो कुछ अंदर से निकलना, खरगोश, छड़ी, ये तो सब जैसे बाकी ट्रिक्स होती हैं उसके साथ और प्रॉप्स यूज होते हैं, उसी तरीके से टोपी भी इस्तेमाल होती है। सर आपके ना पुराने समय में आपको लेके चलूँगा एक बार, कॉलेज समय की मैं बात करूँगा, या जब आपने शुरुआत करी तो कॉलेज के आपके बड़े किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं आपके कॉलेज के। आप एनसीसी का भी हिस्सा रहे हैं। जी हमने तो एनसीसी कैंप किया था जी। और मैं बताऊं कि अब चूंकि एनसीसी कैंप में थे और जो हमारे कमांडेंट साहब थे उनको हमारे कॉलेज से बता दिया गया कि ये मैजिशियन है लड़का जी। तो वो लास्ट गैदरिंग हुई, उसमें शहर के एसएसपी चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने कह दिया शर्मा तुमको कुछ शो करना है। हम लोग तो कुछ तैयारी से नहीं थे, तो गए तो एनसीसी कैंप में थे, फिर भी हमने कुछ अरेंज किया, फिर दिखाया। उसमें हमने एसएसपी को हथकड़ी लगा दी थी ना। तो वो मतलब वो एसएसपी इतना शॉक्ड था कि जो है वो अगले दिन छप गया। वो तो शौक मतलब थे सर, आपको उसमें- डर नहीं लगा एसएसपी का हथकड़ी? मैंने बलिया पॉलिटेक्निक में ज्वाइन किया था, वहाँ जी। से भी ट्रांसफ़र करा के कानपुर आ गए थे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से हमने फाइनल किया। तो फर्स्ट ईयर ही एनुअल फंक्शन में हमने शो किया था, उसमें टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे। अच्छा। मतलब फर्स्ट ईयर में था मैं, उसमें मैंने उनका इस्तीफ़ा लिखवाया था। उनको शो उनको हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में शो किया और उनसे कहा कि एक जो है सर्टिफिकेट हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड था कि भाई हाँ। इन्होंने बड़ा अच्छा शो किया और होनहार स्टूडेंट हैं और इनका अच्छा भविष्य रहे, उन्होंने साइन किया। फिर प्रिंसिपल को बुलाया, हमने कहा इसको पढ़िए सर कि मंत्री जी ने ये लिख के दिया है। तो उसमें लिखा था कि भाई मैं तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, पूरी प्रॉपर्टी इस लड़के के नाम कर रहा हूँ। सर ऐसा जादू मुझे भी सीखना है। बहुत सारी उस तरह की चीज़ें बहुत जगह की हम लोगों ने। यही मोती महल में शो किया था, वसुंधरा जी चीफ गेस्ट थी, उसमें वसुंधरा जी को गायब किया था हमने। वसुंधरा जी को गायब कर दिया आपने? कहीं राजनीति इस साल उनका गायब होने के पीछे वजह ये तो नहीं है? और वो मैं बताऊं कि वो कार्यक्रम था प्रेस क्लब का ही कार्यक्रम था। अच्छा। जिसमें वो एज ए चीफ गेस्ट आई थी और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद 10 मिनट का टाइम दिया था कि 10 मिनट से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा। और शो आई, उन्होंने इनॉग्रेट किया, 1-2 आइटम देखे, उनको इतना इंटरेस्ट आया कि फिर बैठ के उन्होंने 2.5 घंटे पूरा शो देखा। ग्रेट सर। आपके शो में खैर ये दिलचस्प बात है सर, जैसा आपने कहा कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि सामने वाला को बांध के रख सके पूरे शो के देखिए दौरान। क्या मैजिक में
हम लोग का क्या है कि हम लोग की पूरी टीम है। हम लोग आज इस लेवल पे पहुंचने के पीछे जो रीज़न है वो उसके पीछे हमारी टीम है। ये अकेले के बस की चीज़ नहीं है। हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, जिस तरीके से एक फिल्म का निर्माण होता है उस तरीके से म्यूजिक कंपोजर हैं, और कोई जब आइटम नया बनता है उसके लिए अलग हमारे पास रिसर्च टीम है। जो हमारे पास अपना वर्कशॉप है बहुत बड़ा कानपुर में, जहाँ चीज़ें हम ट्रायल करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। सर, एक आपके जितने भी यार दोस्त हैं उनसे जब बात हुई ना तो उन सबका मोस्टली का एक कहना था कि आप जल्दी से हार नहीं मानते। और ये हार नहीं मानने का एक किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया था कि एक बार पूर्वांचल में शो चल रहा था आपका, तो टेंट उड़ गया था पूरा। जी जी जी, वो क्या आप खुद उस वक्त उन्होंने कहा कि आप खुद रिंच पाने लेके लग गए थे ठीक करने? वो नहीं, ये रिंच पाने तो मैं मेरे हाथ की, मतलब शुरू से मेरा शौक है, मतलब इंटरेस्ट है। मैंने अपने हाथ से बहुत काम किया है म्यूज़िक में, और वैसे भी अपने हाथ से मेरी आदत बहुत है खुद काम करने की। तो खलीलाबाद में, गोरखपुर के पास में, अब तो शायद उसका नाम शहर का बदल गया है कुछ, काफ़ी पहले की बात है। खलीलाबाद में शो था, उस समय हम लोग टेंट में शो करते थे, जैसे सर्कस करते हैं बिल्कुल, ना, सर्कस के टेंट्स जो डोम टाइप बनते थे। हाँ, तो वो मतलब मैं आपको किस्सा बताऊं कि वहाँ पहले से टीम चली गई थी, पूरा सेटअप रेडी था, और हम लोग पहुँचे जिस दिन शो स्टार्ट होना, तो उस दिन सुबह पहुँचे। हम थे, फादर थे, कुछ लोग और गाड़ी में थे। तो हम लोग जब शहर में घुसे तो मतलब थोड़ा मौसम बादल टाइप का था, तो हम लोग का मौसम चलो बहुत अच्छा है। और क्या हुआ कि रोड से थोड़ा सा अंदर हट के हमारा ग्राउंड था जिसमें टेंट लगा हुआ था, तो पतला सा एक रास्ता था, वो भी टेम्प्रोरी उन्होंने मट्टी डाल के तैयार किया हुआ था। तो हम लोग जब जैसे ही मेन रोड से टर्न किए हैं, तो मतलब देखा तो टेंट के पीछे इतना भीषण, मतलब उधर से तूफान उठ रहा था। तो जैसे ही गाड़ी बढ़ी तो मट्टी चूँकि भरी थी ताज़ा, तो गाड़ी उसमें फंस गई। अच्छा, गाड़ी फंस गई तो गाड़ी को निकालने के चक्कर में ये हुआ कि पापा जी आ गए, चलो, तब तक गाड़ी फंस गई। तो सारे लोग गाड़ी निकालने के चक्कर में बहुत सारे लोग अंदर से बाहर आ गए, और उस समय मतलब ऐसा तूफान आया कि कुछ नहीं बचा। मतलब टेंट का कोई भी पीस एक बालिश से बड़ा नहीं बचा था, इतना तगड़ा पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब बेंड हो गया। उसमें हमारा भालू फंस गया था स्टेज में, स्टेज के ऊपर, स्टेज में जो स्टेज का स्ट्रक्चर था, भालू वहीं पे था। पहले हम लोग भालू, हाथी ये सब रखते थे, लेकिन जब से फिर इस पर रिस्ट्रिक्शंस हो गए, फिर तो वो पूरा पाइप बेंड होके एक जगह में फंस गया था। तो पाइप काट के उसको निकालना पड़ा था, और वो एक दिन के अंदर सेकंड, मतलब आज ओपनिंग थी और अगले दिन शाम को फिर हम लोगों ने पूरा सेटअप दोबारा तैयार किया। कम से कम 40 से 50 लोगों की टीम, कुछ लोकल हायर की, कुछ कानपुर से मंगाई, कुछ सामान इधर उधर से रेडीमेड लिया, कुछ किया, ऐसे करके मतलब दिन रात 36 घंटे काम हुआ। और अगले दिन शाम को फिर हम लोगों ने ओपनिंग किया। एक दिन डिले हुआ था शो। सर, आप बलिया से आते हैं? जी, बलिया मेरा बर्थ है, और वैसे पूरा हमारी वर्किंग जो है, मैं 2.5-3 साल की उम्र में कानपुर आ गया था, तब से कानपुर। आप बलिया से आते हैं, लेकिन बलिया के अंदर मतलब पास में बिहार पड़ता है, बिहार बॉर्डर के पास में बलिया है। अब वहाँ के लोग अधिकतर क्या है कि मतलब ज़्यादातर डॉन वगैरह ही बनते हैं, बदमाश टाइप के लोग होते हैं। बलिया के भी बहुत बड़े अब एक से एक हिस्ट्री आप सीटर बन है, गए जो जादूगर। बिहार वगैरह में बहुत अच्छा, उनका एक टाइम में धनबाद वगैरह इलाके में ऐसा होल्ड था कि उनके इशारे पे पूरा शहर चलता था। बहुत सारे बलिया के लोग ऐसे हैं। मतलब वहाँ लोग बदमाशी बनते हैं और आप बन गए जादूगर? नहीं, ऐसा नहीं कि बदमाशी। ऐसा क्या बलिया की मतलब रहा मट्टी कि में, आप जादूगर बन गए? बलिया की मट्टी में बहुत अलग तरीके की एनर्जी है। बलिया का आदमी जो है वहाँ सड़क पे चलेगा तो कभी सड़क के किनारे नहीं चलता, वो बीच में चलता है। जी, गाड़ियाँ साइड में चलती है। गाड़ियाँ साइड में चलती है।
और दूसरी चीज़ सर, जैसे सीनियर ओपी शर्मा जो आपके पिताजी हैं और आप जूनियर ओपी शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हो, जूनियर ओपी शर्मा बनने में मतलब कितनी चुनौतियां, आसान रहा ये सफ़र या फिर कितनी चुनौतियां रही? नहीं, ये मतलब चुनौतियां बहुत तगड़ी रही। जैसा मतलब पहली बात तो देखिए, जादू आज हम लोग जिस स्टेज पे है ये मुकाम अलग है, लेकिन जब हम लोग ग्रोइंग स्टेज में थे उस समय जादू मतलब वो आदमी खेल मदारी वाला ही। मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मतलब कोई भी ये सजेस्ट नहीं करा था यार इंजीनियरिंग की तुमने, अब तुम ये काम करो कि जादू में की फील्ड में। भाई मैंने तो इंजीनियरिंग की इसीलिए थी कि हमको जादू में ज़रूरत थी, ठीक है। और मेरा बेटा जैसे अभी उसने अभी कंप्लीट किया, अब आईआईटी से पढ़ाई करके उसको 27 लाख का पैकेज था, उसने रिफ्यूज़ किया, नहीं लिया। क्या है ना, हम लोग अपनी बात करते हैं कि खून की एक बूंद भी अगर निकालोगे तो उसमें 80% आपको मैजिक निकलेगा। मतलब हम लोग को मैजिक के अलावा कुछ सोचने के नहीं है। नमस्ते सर, मेरा नाम दीक्षा है। आप स्कूल और कॉलेजेस में भी शो करते थे? बिल्कुल, हमने रेगुलर अपने एजुकेशन लाइफ में रेगुलर शो किया। तो सर कोई बेस्ट परफॉर्मेंस या कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो? हम लोग तो बेस्ट ही करते रहे। सारे शो बेस्ट। जब हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में थे फाइनल ईयर में, अधिकतर स्कूल में शो जो एनुअल फंक्शन वगैरह होता है उसी में ही बेसिकली होता था। तो क्योंकि मैंने ज्वाइन बलिया में किया था, वहाँ से सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र लिया, तो मुझे मतलब बहुत उतना लोग जानते नहीं थे। तो मेरे स्पोर्ट्स में भी रुचि रही, मैं खेलने में फुटबॉल खेलता था और देखने में क्रिकेट में इंटरेस्ट रहा शुरू से। जब वहाँ हमने शो किया तो हम लोग, अभी फ़िलहाल हमने बंद कर दिया शो, पहले हम लोग एक शो काफ़ी टाइम फादर ने शुरू से दिखाया, हम लोग ने भी बहुत दिन तक दिखाया, जिसमें अगर किसी ने बहुत पहले का शो देखा हो 8-10 साल पहले का, तो हम लोग एक आइटम दिखाते थे जिसमें ऑडियंस में से किसी को बुलाते थे, उसका सेक्स चेंज करते थे। तो वो आपने बंद कर दिया। ठीक है। और उसमें हम लोग क्या है कि जिसको बुलाते थे उसको फिर उसका दूध निकाल के दिखाते थे। तो इसको लोग बहुत इन्जॉय करते थे, लेकिन अब क्या हम लोग शो के स्टैंडर्ड को जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो एक अप टू द मार्क नहीं लगा, तो उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। 7-8 साल हो गए। तो वो हमने दिखाया, तो हमने पब्लिक में से बुलाया किसी को कि कोई आ जाए। तो वो हमारे पॉलिटेक्निक में क्या है, एक पिंकी करके था, मतलब जो कॉलेज में भी डॉन होते हैं ना, स्टूडेंट्स में भी वो होता है कि ये मतलब ये कॉलेज का यही डॉन है, ये जो बोल देगा वो चीज़ उसके हिसाब से चलेगी। अच्छा, वो जो उसमें चला आया कि वो आ गया स्टेज में, भाई हमें तो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी हैं, तो हमने उसके साथ वो परफॉर्मेंस की। तो वो मतलब उसके बाद उसका मॉरल इतना डाउन हुआ कॉलेज के अंदर। वो इत्तेफाक की बात थी, मतलब हमारी तरफ से कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो आ ही गया, तो फिर तो इस तरह की चीज़ें भी हुई कॉलेज में। जी सर, मेरा नाम सौरभ है, सौरभ दुबे। मैं भी यूपी से ही हूँ, अयोध्या से। वेरी गुड जी। तो दरअसल आपकी एक वीडियोस आई थी, आपने प्रेमानंद जी के सामने अपना जादूगर की जो कला थी वो दिखाई थी, उनसे मुलाकात की थी, काफ़ी सारी बातें भी आप दोनों के बीच में हुई थी। सबसे पहले मैं अनुभव समझना चाह रहा था। जी, अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा, और उनसे मुलाकात में बहुत सारी बातचीत हम लोग को हुई। और चूँकि वहाँ क्या होता है, उनका ही कैमरा सेटअप होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आई भी नहीं।
मेरे साथ आपका सन है अमन। अमन से अभी मैं बात भी कर रहा था और वो कह रहा था उसको भी जादूगरी का शौक़ है, वो बनना भी चाह रहा है। आप ऐसा कौन सा जादू आप नहीं सीख पाए या आप नहीं कर पाए और अमन को सिखाना चाहेंगे? अब सिखाने के लिए पहले खुद तो सीखना पड़ेगा। लेकिन अमन को शौक़ बहुत है। हाँ, नहीं, इनको इंटरेस्ट बहुत छोटे पर से है और ये हमारे घर में परफॉर्मेंस के मामले में एक इसको इंटरेस्ट है और एक मेरा छोटा भाई है, उसका बेटा है, वो छोटा है काफ़ी, 7-8 साल 6-7 साल का है, उसको भी बहुत इंटरेस्ट है। तो अब ये लोग का अब टाइम आ रहा है, अब इंटरेस्ट है तो देखते हैं क्या बेहतर करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लाउड स्पीकर किसको बुलाते थे? या मैं आपके जो एक हमारे यहाँ टीचर थे, अब मेरे करेक्ट उनका नाम नहीं याद आ रहा है, काफ़ी टाइम पहले की बात हो। जी, आपके दोस्तों से पता चला कि एक टीचर थे जो बड़े खड़ूस नेचर के थे, बहुत तेज तेज बोला करते थे, तो इसलिए उनका नाम लाउड स्पीकर निकाल दिया था। नाम उनका याद नहीं है। एक पीकेएस भी हैं जिन्हें अब बड़ा सम्मान देते हैं। जी जी जी, पीकेएस वो ड्राइंग के टीचर थे, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर। जी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वो हमको पढ़ाते थे। तो जी। मुझे बड़ा उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई और बहुत दुबले पतले से थे और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो शहर में, तो उनसे स्पेशली जाके मिलूँगा ज़रूर। आज भी जी। वो कभी वो पर्सनली फ़ोन भी करते हैं, कई वीडियो वगैरह हमारा कोई देख लिया, कोई ऐसा रील वगैरह उन तक पहुँच गई, कोई अच्छी चीज़, तो फ़ोन करके बेटा बात ठीक से करते हैं। चल रहा। हाँ, अच्छा सर, एक कॉलेज टाइम में ट्रेन में बिना टिकट लिए भी आप ट्रैवल करते थे, ऐसा सुनने में आया है? ट्रैवल रेगुलर तो नहीं करते थे, लेकिन एक आध बार किया है। जी। आप देखिए कॉलेज में क्या दोस्तों के होता है- साथ जी, हाँ, कॉलेज हाँ, टाइम वो- में दोस्तों के साथ गाजीपुर अब- जाते थे उस जी समय। जी, मतलब एक बार एक फ्रेंड था हमारा, उसका गांव था, तो हम लोग 2-3 लोग गए थे। जी, तो भाई कॉलेज टाइम में तो अब पॉलिटेक्निक ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ के जो स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं। खतरनाक होते हैं। हाँ, मतलब वो ऐसे होते हैं कि जिस सड़क पे पॉलिटेक्निक है, उस सड़क पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको टिकट तो देने का मतलब ही नहीं है। मतलब वो अपने उसको कहते हैं ना बाप का राज है, उस टाइप का। मतलब हम लोग के टाइम में, अब वो चीज़ें उतनी नहीं है जी। लेकिन क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट शहर से बाहर ही होते हैं और चूँकि वहाँ स्टूडेंट्स का दबदबा रहता है, तो इतना तो वो जो सीनियर्स होते हैं उतना वो बना के रख के छोड़ के जाते हैं अपने जूनियर्स के लिए, वो फिर वो जूनियर्स उस चीज़ को फॉलो कैरी करते हैं। बिल्कुल। एक सर एनसीसी में आपके दोस्तों ने बताया, आप जनवरी के टाइम का एक किस्सा था। जी जी, ठंड में। जी, आप बोले कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा कुछ भी ओढ़ने को। वो क्या किस्सा था, बताइए। हम लोग क्या है कि हम लोग वहाँ पे लोग 4 फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, जिसमें जी, एक कानपुर से लड़का था मुकेश गुप्ता, और एक उसकी मिठाई की दुकान थी, अच्छा, और एक आगरा से एक लड़का था अतुल कुलश्रेष्ठ, और एक सिकोहाबाद का था राम प्रताप सिंह। तो ये हम लोग का 4 लोगों का, जैसे कॉलेज टाइम में एक गैंग होता है कि बिल्कुल। हाँ, हम लोग मतलब कॉलेज में मतलब गेट में घुसने से लेकर गेट से बाहर निकलने तक, मतलब चारों का सेट हमेशा एक साथ दिखाई देगा, ऐसा था। तो हम लोग जाने का तो एनसीसी चले गए जाड़े में। अच्छा, दिमाग में ये था कि भाई वहाँ से मिलता होगा सब, लेकिन शायद ये बताया गया था कि अपना अपना ओढ़ने बिछाने का लेके जाना है। जी, तो उसमें कुछ एक आध लोग थे नहीं ले गए। तो भाई जो ले गए उसी में घुस के सोते थे। सर आप क्या है, आप तो जादू से टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ आपके क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊं कि देखिए मैजिक जो है ये कोई दैविक शक्ति या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। किसी भी जादूगर क्या है, वो एक कलाकार है।
और हम लोग का ख़ासतौर से आप लोग जैसे लोगों के माध्यम से पब्लिक को, सोसाइटी के अंदर यही मैसेज रहता है कि जादू एक ही मनोरंजन की कला है। इसको आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से ही देखिए। इसको कभी भी कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लीजिए, क्योंकि जब भी आप इसे अगर चमत्कार मानेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको ठगा जरूर जाएगा। तो हम लोग के पास वही चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते, जो होती है उसको ही हम जादू से निकाल के दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है और हमने जादू से बना दिया आपके लिए, या कोई चीज़ गायब भी करते हैं तो वहाँ से गायब करके हमारे पास कहीं रह जाती है, ये नहीं कि वो गायब हो जाती है जी। तो जैसा हमने बताया था कि हम हाथी गायब करते हैं। हाँ। आप सोचिए कि अगर हम हर शो में एक हाथी गायब करेंगे तो हमारा तो कंडीला बंद हो जाएगा। हाथी खत्म हो जाएगा सर। अरे हमारा राशन पानी बंद हो जाएगा। तो जो आपने कहा ना कि टेम्परेचर बढ़ा देते, तो जैसे हम लोगों ने ताजमहल भी गायब किया हुआ, जोधपुर का किला गायब किया था, ताजमहल गायब कर दिया। और ये मतलब ऐसा नहीं कि ताजमहल गायब हो गया, लेकिन वहाँ जितने लोगों थे 5 सेकंड के लिए उनको ताजमहल नहीं दिखाई दिया। बस कुछ साइंटिफिक एलिमेंट्स जी जी जी, इल्यूजन जो हम लोग काम करते हैं 100% इल्यूजन बेस्ड चीज़ों पर काम करते हैं, और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, लाइट्स होते हैं, साउंड्स की फ्रिक्वेंसीज होती है, कलर के कम्बिनेशंस होते हैं, जिसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हम लोग उसको डेवलप करते हैं। जो सेट्स की सेटिंग होती है, आदमी का, ऑडियंस का व्यू का डायरेक्शंस होते हैं। नमस्ते सर। आपके पिताजी से तो पूरी दुनिया ही इंस्पायर्ड है, पर आपने उस इंस्पिरेशन को अपनी ज़िंदगी में उतारा और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है आपके पिताजी की जो आपको आज तक इंस्पायर करती आ रही है और आप इस जगह पहुँचे हैं? देखिए, वो बहुत अलग तरह की शख्सियत थे और हम लोग शायद कभी उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे। उनका जो पर्सनल टच था ना, वो उसका एक्सट्रीम लेवल का था। उनको उनसे जो एक बार मिल जाए उनको कभी भूलता नहीं। और उनका मतलब अपना एक अपीयरेंस भी ऐसा था कि अगर वो 20,000 आदमी भी खड़े हैं तो उसमें अगर हैं तो वो दूर से पता लगेगा ओपी शर्मा जी तो खड़े। और वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व था उनका, और बहुत मिलनसार थे। हम लोग तो चूँकि पहले भी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी सब हम लोग के हैंड ओवर थी। वो अपने मैजिक को, अपने टाइम को, अपने दोस्तों को फुल एंजॉय करते थे। बाकी सारी जिम्मेदारी हम लोग के मत्थे रहती थी। तो सर, आप इतने हज़ारों शोज़ दिखाते हैं, अलग अलग जगह आप गए हैं, लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि आपने कोई जादू दिखाया हो और वो काम ना करा हो या फेल हो गया हो? उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, पहली चीज़ कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में परफॉर्मेंस में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग क्या है, इस पे जिस तरह से वर्किंग करते हैं, बहुत ही चीज़ें एक्सपर्टाइज होने के बाद ही हम लोग इसको परफॉर्मेंस में जोड़ते हैं। हमारे पास किसी को कभी हमारे यहाँ कानपुर हेड ऑफिस आने को मौका मिले, हमारे कम से कम 10-12 गोडाउन से बहुत ढेरों सामान भरा पड़ा, कुछ नया भरा पड़ा, कुछ ट्रायल में बन नहीं पाया वो पड़ा हुआ है, कुछ बन रहा है वो पड़ा हुआ है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो बहुत जो जिस पे परफेक्शन हो जाता है, बहुत ये समझ में आता है, जो हमारी टीम सजेस्ट करती है कि ये बहुत पॉपुलर होगा, या उस चीज़ों को ही हम लोग शो परफॉर्मेंस में आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं कि कभी कुछ गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन मतलब इसीलिए मैजिक में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। वो बहुत सारी लाइट्स कभी टाइमली काम नहीं करती है, या
कभी कोई असिस्टेंट्स की गलती हो जाती है, होता है। लेकिन जो कहते हैं ना मेन शो का इफ़ेक्ट है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसका ये हुआ कि वो चीज़ मिस हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था जी। कि ऐसा कोई मैजिक ट्रिक होता है जिससे एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है, होता है। तो आप बिल्कुल होता है। मैं उसके आपने तो बारे में- दिखाया भी है सर वो ट्रिक। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मैजिक जो होता है उसमें 3 चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहली चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस करना है। जो दूसरे नंबर पे आता है वो भी प्रैक्टिस है। जो लास्ट थर्ड है वो भी प्रैक्टिस है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप अच्छी होगी उतना अच्छा मैजिक करेंगे। ऐसे एग्ज़ाम में स्टडी है, आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। यही मैजिक है। मेरा ये सवाल था कि लाइक मैजिशियन बनने के लिए लाइक मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी पहली चीज़ कि आपको अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको मैजिशियन बनना है। आपको अपने माइंडसेट को ये सेट करना पड़ेगा कि हमें मैजिशियन बनना है। वो अगर एक बार आपका सेट हो गया फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सर आपने एग्ज़ाम्स में नंबर बढ़ाने की बात की कि किस तरीके से नंबर बढ़ाए जाएं। एक बार पॉलिटेक्निक में आपका मैथ का एग्ज़ाम था, बड़ा गंदा गया था, तो नंबर बढ़ाने के लिए आपने क्या किया था उस वक्त? हम लोगों ने मतलब बताया ना कि हम लोग 4 दोस्त थे बलिया में, जी। इसमें से 2 लोग हम लोग कानपुर आ गए। और मेरा एक जो कानपुर का दोस्त था वो आया पहले, फिर मैं पीछे से मैं भी ट्रांसफ़र होकर आ गया। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग मैं उसका पूरा बेस से लॉजिक बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में भी मैथ थी, सेकेंड ईयर में भी मैथ थी हमारे अच्छा। पढ़ाई में वहाँ। तो फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स थे 50 में 46। और जो बलिया जहाँ हम लोग थे वो थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, और हमारा पॉलिटेक्निक नकल के लिए बहुत फेमस था। तो हम लोग कानपुर ट्रांसफ़र करके इसीलिए आए कि हम लोग कितने भी अच्छे, मैंने पूरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में टॉप किया था। अच्छा। और मेरे से पीछे जिसके मार्क्स थे वो मतलब कम से कम 16-17% नीचे था वो। लेकिन फिर ये दिमाग में आया कि इतने अच्छे मार्क्स हो गए, मतलब कि आदमी तो यही सोचेगा नकल करके पास किया। तो सेकेंड ईयर में हमने ट्रांसफ़र ले लिया। तो जब तो वहाँ क्या था, चूँकि बैकवर्ड था, तो इंजीनियरिंग में क्या है, इन सब चीज़ों में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह रहती हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ क्या है कि उसका चलन कम था, वो उसमें नंबर ऐसे ही मिल जाते थे, मतलब वर्कशॉप वगैरह चलती ही नहीं थी, प्रैक्टिकल्स टीचर्स कराते ही नहीं थे। तो वो जो एग्जामिनर आया उसको ले दे के अपना जो है सबको मार्क्स ऐसे दे दिए। हाँ, ये ट्रेंड था वहाँ। अच्छा। तो हम लोग क्या है कि प्रैक्टिकल करते ही नहीं थे। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, कुछ दिन पढ़ाई करके तब हम कानपुर ट्रांसफ़र हुए। तो वहाँ प्रैक्टिकल कुछ किया ही नहीं कभी। तो कानपुर ट्रांसफ़र आ गया, वहाँ हर चीज़ का प्रैक्टिकल, हर चीज़ होती थी, प्रॉपरली होती थी। नया देखने को मिला है नहीं, तो क्या हुआ कि जो आधे टाइम वहाँ हम छोड़ के आए, हमें वो भी यहाँ करना पड़ रहा है, मतलब कवर करना था। तो पूरा फोकस जो हो गया हम लोगों का, मतलब ख़ासतौर से मेरा सबसे लेट ट्रांसफ़र हुआ था, पूरा फोकस हो गया प्रैक्टिकल्स पे, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे वो धरे रह गए। अच्छा, मैथ में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में नंबर अच्छे थे जी, तो ओवर कॉन्फिडेंट में ठीक से पढ़ा भी नहीं, और कुछ उस साल पेपर टफ आया, तो नंबर जो है मतलब पेपर बहुत ख़राब हुआ जी। मतलब मैंने 50 नंबर का पेपर था, और एक मेन कापी मिलती है, फिर आपको ज़रूरत होती है तो एक्स्ट्रा कापी आप जी। लेते हैं।
सप्लीमेंट्रीज मिलती रहती है। तो मुझे याद है कि 10, 11, 12 कॉपी मैंने लिखी होंगी और नंबर मेरे 12 आए थे 50 में से। हर कॉपी का एक नंबर। तो उसमें मतलब पता था कि एग्ज़ाम खराब हुआ है। जी। तो जब हम लोग बाहर निकले तो पता लगा जो कह रहा वो कह रहा मेरा खराब हुआ है। तो अब पूरे सारे पेपर अच्छे थे, केवल एक सिंगल पेपर खराब हुआ था। प्रैक्टिकल वगैरह भी बहुत अच्छे हुए थे। अच्छा। और क्या हुआ कि एक हमारा फ्रेंड था LB सिंह, वो आज बहुत अच्छी मारुति में बहुत अच्छी जी। है। तो उसको कहीं से पता लगा कि ये कॉपी जो है ये रामपुर में किसी टीचर के पास गई है और कोई लड़का गया होगा किस पता करके उनसे मिलने के लिए, जो भी था उसको कहीं से मतलब वो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये कॉपियां इस हमारी शहर में गई इस है, इस टीचर के पास तो गई बाकी है। कुछ पता नहीं था। हाँ। मतलब कुछ पता नहीं था। और तो पता लगा तो ये हुआ कि यार चलो ट्राई करते हैं कि मतलब अभी हम लोग ऐसा आपस में हाँ। सोच रहे थे। मैं बताऊंगा आपको, वो जिसने भी आपको बताया होगा ये इतनी डिटेल नहीं बताया, मैं बताता हूँ। जी। रात के 11:30 बज रहे थे और कुछ ठंड टाइप का टाइम था या क्या था। जो LB सिंह लड़का है वो उसके फादर उसको लेके आए 11:30 बजे अच्छा। मेरे घर पे कि कुंडी खटखटाई, निकले तो हम कहीं इतनी रात में। तो बोले वरना क्या करना है, ये पता लगा ये कह रहा है कि हम भी सक पका गए क्या कह रहे हैं वो भाई। वो उनके फादर के, अब वो थोड़े बहुत हम लोग मतलब क्लोजली थे उनके फादर के साथ में भी। तो कहते अरे जाना है फिर जाओ, फिर सोच क्या रहे हो। अच्छा, उनके पिताजी कह रहे हैं कि जाना है तो जाओ। उनके जाना है तो जाओ, सोच क्या रहे हो। अच्छा, वो और दूसरा जो मुकेश गुप्ता जी। जिसकी मिठाई की दुकान है, तो हम लोग फिर रात में ही निकल गए। आप समझिए कि तीनों दोस्त, LB सिंह और मैं और वो मुकेश, हमने उसको कहा कि भाई ऐसा है कि मिठाई के डिब्बे 2-3 यार ले लो, वहाँ मान लो काम आ जाए। तो 3 डब्बे, वो हमको याद है 1-1 किलो के 3 डिब्बे पैक किए उसने। 1 किलो का डिब्बा तो हम लोग रास्ते में खा गए। और वो उसका नाम कोई ठाकुर या राजपूत करके ऐसा कुछ नाम था, वो टीचर का, वो पढ़ते ठाकुर था वो मतलब। और एकदम प्योर मुस्लिम इलाके में उसका अकेला मकान था। अच्छा। तो वो मतलब जो सोर्स था उसके पास हम लोग गए, कोई कॉलेज का लड़का था क्या था, वहाँ से पता लगा कि वो इस मोहल्ले में वो टीचर रहता है और कुछ नहीं। चूँकि अकेला वो था उस इलाके में, तो पता लगा आसान था। पता लगा, पहुँच गए हम। मतलब आपको एकदम बताते हैं, हम लोग दरवाज़ा खटखटाया, वो बंदा मतलब टीचर वो आया। हम लोगों ने कहा सर हम लोग कानपुर से आए हैं और मैथ की कॉपी सर आपके पास आई है। तो सर जो है हम लोग के सारे पेपर अच्छे हुए, बस एक पेपर सर हम लोग का खराब हुआ। तो बोले कि एक खराब हुआ, बैक आ जाएगी, अगले साल दे देना। हम लोग का सर मार्कशीट खराब हो जाएगी। तो वो उसने बोला कि कॉपी तो मैंने भेज दी, मार्किंग हो चुकी, कॉपी तो चली गई। अच्छा क्या हुआ? तब तक बताया कि ये फलाने ये इनकी मिठाई की दुकान। तो उन्होंने कहा कि मिठाई की दुकान, और मिठाई लाए नहीं, खट से झोले में से निकाली, सर मिठाई तो हम लेके आए। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक है कि भाई तो हमने तो कॉपी तो भेज दी है। हम लोग कहे सर प्लीज़ सर, बहुत रिक्वेस्ट करते रहे। तब तक उसकी वाइफ अंदर से आ गई। तो हम लोग ने वाइफ के पैर पकड़ लिए कि भैया सर को कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि। तो वो बहुत करते कराते उस देखा कि पिंड नहीं छोड़ रहे, तो रोल नंबर उसने ले लिया, हम लोगों का ले लिया। उसके बाद भी हम लोग को सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्ट नहीं हुए हम लोग। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि सर जो है, बाद में इरिटेट होकर कहता है कि अभी पुलिस बुलाओ कि तुम लोग जा रहे हो। मतलब स्पेशली उसने मतलब एक तरीके से धक्का दे के गेट से बाहर निकाला हम लोगों को।
अच्छा उस समय हम लोग पूरा, कोई रो रहा है, कोई पैर पकड़े, कोई कुछ जो है, फिर बाहर निकले हम लोग, चलो जो हुआ चलो भाई बाहर निकलो, ठंडा पीते हैं, ठंडा पिए, 1 किलो डिब्बा बचा था, रास्ते में खाते वापस आ गए, नंबर मिले 12, और जितने गए थे सब फेल, मतलब सब। सर मेरा एक सवाल है कि अभी जो OTT का ज़माना है जी। तो इस ज़माने के अंदर क्या मैजिक शो फीके पड़ गए हैं? आपका क्या बिल्कुल मानना नहीं पड़े हैं। आप आइए बिरला ऑडिटोरियम देखिए, कहाँ पीके हैं। हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें मैजिक शो, देखिए पहले हम आपको इसको मतलब टेक्निकल चीज़ बताते हैं कि कोई भी आर्ट जो परफॉर्मेंस है वो स्क्रीन से लाइव लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैजिक जो है वो 100% आपको लाइव ही देखना है। स्क्रीन पे उसका कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको उसमें फैंटेसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जो उसको थ्रिल है वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैजिक तो कोई चीज़ अच्छा ऐसी हुई जो नहीं हो सकती, और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें तो आपको दिमाग में है कि VFX लगा हुआ है, एडिटिंग है, कितने बार टेक हुआ होगा, इस एंगल से शूट किया है, ये है वो, लेकिन लाइव तो, इसलिए मैजिक लाइव परफॉर्मेंस में नंबर 1 है। आज भी आप XYZ, हम लोग अभी रास्ते में बात कर रहे थे कि किसी भी कोई भी पॉपुलर नेता हो, कोई पॉपुलर आर्टिस्ट हो, आप उसको किसी भी अच्छे आप वेन्यू पे आप बुला लीजिए और कहिए रोज़ शाम को आधा घंटा लाइव परफॉर्मेंस देना है, कितने दिन पब्लिक आएगी आप देख लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लेकिन मैजिक शो 1.5 2 3 महीने, एक दिन में 3 4 शो चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में चलते हैं। उसके पीछे रीज़न वही है कि मैजिक जो है वो लाइव ही इन लोगों को, उनको स्क्रीन पे, उनकी जो चीज़ है वो स्क्रीन वाली है, वो स्क्रीन पे लाखों लाख स्क्रीन पे एक साथ इतने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, लेकिन लाइव की अगर बात करेंगे तो उनको भी पब्लिक नहीं मिलेगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा था कि मैजिक को मनोरंजन की तरह ही लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ लोग कुछ मैजिक को अगर कुछ सीरियस ले लें तो आप उन्हें क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चंस उठा देते हैं फिर, तो आप उनको किस तरीके से समझाते हो, या आपका उसके ऊपर क्या रहता है कि? देखिए उसको बहुत, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ें करके दिखाते हैं कि ये जो बाबा जी के चक्कर में आप घूम रही हैं, ये जो कर रहे हैं ये तो देखिए हमने ये कर दिया, और हम कह रहे हैं कि ये साइंस है, आर्ट है, और वो कह रहे हैं कि हमको दैविक शक्ति प्राप्त है। तब तो फिर आपकी समझ के ऊपर है ना, कि जब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सेम चीज़ हमारा 2016 में हम लोग नोएडा शो कर रहे थे, इंडिया टीवी पे लाइव, उस समय सत्साई बाबा हुआ करते थे जी। उनसे मतलब इंडिया टीवी के माध्यम से हम लोगों ने चैलेंज किया था, और 15 दिन तक लाइव डेली एंकर अनाउंस करता था चैलेंज हमारी तरफ से, कि उनका कोई बंद, चाहे सत्साई बाबा खुद आ जाए, चाहे कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, आके सामने जो चीज़ें वो कर रहे हैं हम तो तुरंत दिखा रहे हैं, हमने दिखाई, चला बहुत दिन तक टीवी पे हैं, पर वो नहीं आए। कैसे आएंगे? वो सर बबूत निकाल कर देते थे वो शायद, हाँ है ना? बहुत तो हम लोग ऐसे ही हाँ, वो उसमें कुछ पंजीरी की तरह बांट देते हैं। केमिकल वगैरह लगा हुआ था। मतलब उसके पीछे यही है कि ये आप चूँकि इधर पंजाब केसरी के लोग हैं, एक गंगानगर से है, अभी फिलहाल दिल्ली सेटल हैं, जादूगर सम्राट शंकर जी। जादूगर सम्राट, इनका भी काफ़ी नाम था। शंकर जी, ये मतलब हरियाणा पंजाब में ज़्यादा शो करते थे, राजस्थान में कम किया उन्होंने, हरियाणा पंजाब में ज़्यादा किया, लाइफ अपनी हरियाणा पंजाब में ही बिताई है। तो जैसे बताया ना, इस शुरू से हम लोग की स्किल ऑफ हैंड्स, कि कोई चीज़ ऐसे हाथ घुमाया, आपको सुपारी बनाई, ऐसे जी। जैसे अपना इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, अपने को न हमने कभी सीखा ना हमें आता है, लेकिन जो लोग जैसे शंकर जी हैं, वो आप बैठे बैठे आपको इतने आदमी सबको पेड़ा खिला देंगे, हाथ से बना के, काजू बादाम सब बना के खिला देंगे, इंस्टेंट। इंस्टेंट।
आप भी खिला सकते हो नहीं सर। मुझे नहीं आता, मैं तो मैंने पहले बताया। मैंने ये फादर हमारे मतलब ऑल टाइप पर लगभग सभी तरह के जादू में उनको महारत थी। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जादू के ऊपर फिल्में बहुत बनी हैं, बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर तमाम फिल्में बनी हैं। अगर आपको भी आपने कोई देखी हो तो कौन सी आपको पसंद आई? अमिताभ की थी जादूगर, जी। वो अच्छी, ऐसे जादू पे कई फिल्में बनी हैं लेकिन वो काफ़ी ठीक थी। तो जादूगर को आप अच्छी लगी आपको वो फिल्म? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर जूनियर ओपी शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ जूनियर जादूगर ओपी शर्मा जी। हमने इनसे जाना इनकी जीवन के उन पहलुओं के बारे में जो शायद अनछुए थे, जिसे आप और हम वहाँ स्टेज पर जाके नहीं पता कर सकते। उन सब के बारे में जाना, किस तरीके से जादूगिरी करते हैं, जादूगिरी की दुनिया में इन्होंने जितना नाम कमाया उसके पीछे कौन है, इन सभी तमाम बातों को हमने जाना। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम और जूनियर जादूगर ओपी शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और एक शख्सियत के साथ, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हम सभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।